Hey everyone, I am Vernika and welcome to the lecture first of Laws of Motion। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की यूनिट 3 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हो आज से। तो लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं एक बार ज़रा देख लेते हैं। हाँ जी, तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ यही बताता रहेगा कि फोर्स क्या है। फोर्स की अलग अलग डेफिनेशन मिलती रहेगी। फर्स्ट लॉ पढ़ोगे तो फोर्स अलग है, सेकंड लॉ पढ़ोगे तो फोर्स की दूसरी डेफिनेशन मिल गई, थर्ड लॉ पढ़ोगे तो अब फोर्स को किसी किसी और तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। तो जितने भी आप पूरा चैप्टर पढ़ते रहोगे आपको फोर्स के बारे में पता चलता रहेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के बारे में। फिर हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए थे। तीनों लॉज के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं इनर्शिया। ये इनर्शिया कहाँ से आया, ये मोमेंटम कहाँ से आया। एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं इम्पल्स। फिर आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स। अभी जो फ्री बॉडी डायग्राम्स है ये क्या है, ये है की टू डू न्यूमेरिकल्स। आप न्यूमेरिकल्स इजी से इजी वे में कर सकते हो अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स आते हैं। तो बने रहिएगा और देखिएगा कि फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनते हैं। फिर हम बात करेंगे फ्रिक्शंस के बारे में। फ्रिक्शन एक फोर्स है। ये 2 टाइप्स का होता है, स्टैटिक, काइनेटिक्स। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में। फिर हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स की। अच्छा, अब एक और चीज, हम अभी तक पढ़ चुके हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। अब ये जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन है ना, ये आपका आता है काइनामेटिक्स में। काइनामेटिक्स में। अब इस काइनामेटिक्स में हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है कि चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि इफेक्ट के बारे में पढ़ा है। कैसा इफेक्ट, कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी रिटार्ड कर रही है। तो अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, क्या हो रहा है वो हमने किस में पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में। अब हम जंप कर चुके हैं डायनामिक्स में और इसमें हम पढ़ने वाले हैं वाई, क्यों हो रहा है, कोज क्या है उस इफेक्ट का। मतलब कि बॉडी अब रेस्ट में क्यों आ गई, बॉडी मोशन क्यों करने लग गई, बॉडी की स्पीड क्यों चेंज हो गई, बॉडी एक्सेलरेट कैसे करने लग गई, बॉडी रिटार्डेशन में कैसे आ गई। तो अब हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे वाई, इफेक्ट का कोज क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका काइनेमेटिक्स और आज हम पहुंच चुके हैं डायनेमिक्स में। अब बात करते हैं ज़रा न्यूटन्स लॉ की। न्यूटन्स लॉ डायनेमिक्स में आता है। न्यूटन्स लॉ को हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत करने से पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी फोर्स की, क्योंकि आप फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हो भर भर के इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या है, आप 9 ग्रेड तक पढ़ चुके हो कि फोर्स क्या है। फोर्स इज अ पुश और पुल जिसकी वजह से किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज हो जा रही है। और वही हम, उसी को अभी हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि अच्छा 9th ग्रेड तक हमने ये पढ़ी है फोर्स की डेफिनेशन, कि फोर्स क्या है। फोर्स एक पुश है, एक पुल है। मतलब फोर्स लगा रहे हो, या तो आप खींच रहे हो किसी चीज़ को या धक्का मार रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो जा रही है। या तो वो रेस्ट में था तो मोशन में हो जा रहा है, मोशन में था तो रेस्ट में हो जा रहा है, या कुछ भी, उसकी स्पीड भी चेंज हो जा रही है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। डिपेंड करता है कि आप फोर्स लगा किस डायरेक्शन में रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड तो सही है कि हाँ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया फोर्स, वो भी डिपेंड करता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अच्छा, ये जो यूनिट्स हैं इसका मतलब क्या है, हमें यूनिट यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। अभी मैंने कहा कि फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन, न्यूटन क्या है उसकी एसआई यूनिट। तो अगर मैं बिना ऐसा यूनिट के बोलूँ कितना फोर्स लगाया, 5 फोर्स लगाया, 5 वॉट, 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो यूनिट की तो ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन और इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन। अच्छा, हम बात कर रहे थे अभी कि यूनिट्स की, यूनिट की ज़रूरत क्या है। ये तो हम यूनिट और मेजरमेंट में पढ़ेंगे ही, पर यूनिट की ज़रूरत क्या है। अब मान लीजिए कि पिंकू को उसकी मम्मी ने भेजा कि बेटा जाओ और तुम तेल लेकर आओ। ठीक है, और कितना तेल लेके आना है, 5 लीटर तेल लेके आ जाओ जाके शॉप से।
ठीक है, पिंकू गया तेल लेने के लिए शॉपकीपर के पास। तो शॉपकीपर ने मतलब पिंकू ने शॉपकीपर से कहा कि भैया तेल दे दो। शॉपकीपर भी लाइक कितना दूं। तो पिंकू को याद है कि मम्मी ने 5 समथिंग कुछ कहा था, बट उसके आगे क्या था वो याद नहीं है। तो उसने कहा कि 5 दे दो। तो जो शॉपकीपर है वो बोलने लग गया कि 5 कितना दूं। तो पिंकू कहने लग गया कि काम करो 5 ग्राम दे दो। शॉपकीपर अगेन कंफ्यूज, 5 ग्राम तेल दूं, लिक्विड दूं ग्राम में। तो फिर शॉपकीपर ने कहा बेटा एक काम करो, अपनी मम्मा को कॉल करो और दोबारा से पूछो कि कितना तेल चाहिए। फिर पिंकू ने कॉल किया, मम्मा तेल कितना चाहिए? कि 5 लीटर तेल चाहिए बेटा। तो दिस इज हाउ यूनिट इज इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ। सिर्फ 5 बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको यूनिट भी लगाना होगा। और यूनिट इसी तरीके से हर चीज में वर्क करती है। बात करते हैं वापस फोर्स पे आते हैं, तो फोर्स की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। मतलब कि जब हम फोर्स को मेजर करते हैं तो यूनिट जो यूज करेंगे वो न्यूटन यूज करेंगे। गॉट इट। अच्छा, अब ये जो फोर्स है ये क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, फोर्स की वजह से क्या हो जा रहा है? भैया फोर्स अगर है तो फोर्स लगाने की वजह से हम किसी चीज़ की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि साइकिल चला रहे हैं और थोड़ा सा फोर्स लगाओ, हैंडल घुमा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। किसी भी चीज़ की शेप को चेंज कर सकते हैं। बलून फुला रहे हो, फोर्स लगाओ, आप बलून की शेप को भी चेंज कर सकते हो बाय ब्लोइंग इट। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ फोर्स अपना इफेक्ट दिखाती है। अब ज़रा बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं या जो हम आगे पढ़ेंगे उन सब के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आपकी 2 टाइप्स की फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो होती है जो डायरेक्ट दो सरफेस के बीच में फिजिकल टच की वजह से होती है। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये क्या है, सरफेस के साथ फिजिकल टच में है, राइट? तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इस बॉक्स के ऊपर, जब हम इसको खिसकाएंगे तो क्या होगा, सरफेस इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा। और वही रेजिस्टेंस फोर्स क्या होती है, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो ऐसी फोर्स जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होता ही है वो होती है आपकी कांटेक्ट फोर्स। और ऐसी फोर्सेस होती हैं टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड सो ऑन। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये बहुत डिस्टेंट फोर्स होती है, इसमें कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, आपके पास कोई मैग्नेट है और आपके पास आयरन नेल्स भी हैं, तो क्या आयरन नेल्स और मैग्नेट दोनों एक दूसरे से टच होने चाहिए तब उनके बीच में फोर्स लगेगी? नहीं ना। अब थोड़ा डिस्टेंस पे अगर नेल्स रखी होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड खुद वहां तक होगी और मैग्नेट क्या करेगी, उनको अट्रैक्ट कर लेगी, राइट? तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है। जिसमें क्या होता है, आपकी एक मैग्नेट होती है, उसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जो आपके नॉर्थ नॉर्थ पोल है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, साउथ साउथ पोल रिपेल करेंगे और नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अनलाइक पोल्स रिपेल करेंगे और लाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वो चार्जेस जो रेस्ट में है, उन चार्जेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड 12 में। तो वो चार्जेस किस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे लगती है और क्लास 11th में ही हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट चैप्टर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही है। अब ज़रा इन फोर्सेस के बारे में थोड़ा और जानते हैं, समझते हैं। तो ये आपकी कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस है। सबसे पहले तो है ये फ्रिक्शन फोर्सेस। अब अगर कोई अलमीरा या फिर कोई भी बॉक्स किसी सरफेस पे रखा हुआ है और ये सरफेस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है, राइट? मतलब कांटेक्ट में है ये सरफेस, नीचे वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में है और ये इंसान जो है ये पुश कर रहा है इसको। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो ये इसको इजीली पुश कर सकता है, लेकिन क्या होगा, एक फ्रिक्शन होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो क्या कर रही है, एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है इसकी मूवमेंट में। और वही फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में डीपली आगे।
ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। बात करते हैं ज़रा नॉर्मल फोर्स, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो फोर्स होती है कैसी फोर्स होती है, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर दिखा रखा है ना फिगर में। इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो बुक रखी हुई है इस टेबल के ऊपर, ये जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसी के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होती है। और ये होती है आपकी नॉर्मल रिएक्शन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी टेबल है, मेज है, या फिर कोई फ्लैट सरफेस है। ये कोई फ्लैट सरफेस है और इस फ्लैट सरफेस के ऊपर हमने एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। अब क्या होगा, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस मास के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, जिसे हम कह देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली ये जो ब्लॉक है, ये इस सरफेस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा नीचे की डायरेक्शन में, जो कि परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस, और जिसे हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। अब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। अच्छा, एक और फोर्स आती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो मास ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ एक और फोर्स लगाएगा जिसे हम कहते हैं वेट, और इसकी वैल्यू होती है एम जी। जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एम यहाँ पे क्या है, मास है। तो ये होती है आपकी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसी फोर्स होती है, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है। ठीक है। अब अगर ये तो मैंने बात की फ्लैट सरफेस की, व्हाट अगर मैं बात करूं किसी इंक्लाइंड सरफेस की, तो ये मेरे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास है m। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन की होगी ये। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, कोई ना कोई चीज़ जो है, मतलब कोई एक फोर्स है जो कि इस मास ब्लॉक को, एम मास के ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रही होगी, राइट, टुवर्ड्स द अर्थ। तो वो लगेगी यू, इस तरीके से, मतलब इस डायरेक्शन में, W इज इक्वल्स टू एम जी। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने नॉर्मल रिएक्शन को इस तरीके से बना दिया। ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर इंक्लाइंड सरफेस है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगी, ना कि इस तरीके से लगेगी। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की, विच इज़ स्प्रिंग फोर्स। वही जो स्प्रिंग में देखने को मिलती है वही होती है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इसके बारे में भी देखते हैं बाद में, ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आप 12th क्लास में पढ़ोगे। हमारे पास मैग्नेट है, एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी प्रेजेंट होता है, साउथ पोल भी प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि मैग्नेट मोनोपोल हो, मतलब एक ही पोल एग्जिस्ट करे। एक मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं। अगर मैं इस मैग्नेट को बीच में से काट दूं तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। मतलब मैग्नेट में हमेशा दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या होता है, जो अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये हमने दिखा रखा है इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स, और ये होती है आपकी मैग्नेटिक फोर्स, जिसे आप ग्रेड 12 में पढ़ोगे डिटेल में, एक पूरी यूनिट है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप आगे पढ़ने वाले हो, कि इस छोटे से बच्चे ने इस बॉल को इस तरीके से ऊपर डाला, अभी वापस नीचे क्यों आ गई, ऊपर जाना, ऊपर मैंने ऊपर फेंका तो ऊपर की तरफ जा, नीचे क्यों आ गई, क्यों आ गई, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि अर्थ हर चीज को टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करती है। अब ये जो फोर्स होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स में भी लगती है, बट इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी कम होती है कि हमें पता नहीं चलता। ठीक है। तो मान लीजिए ये है हमारी प्यारी सी अर्थ, और यहाँ पे कोई भी एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है। ठीक है। तो अर्थ इसको टुवर्ड्स द सेंटर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब अगर मान लो कि यहाँ पे है एम, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ अट्रैक्ट करेगी, टूवर्ड्स द सेंटर, अर्थ के सेंटर में अट्रैक्ट करेगी। मास चाहे यहाँ हो, मास चाहे यहाँ हो, मास चाहे यहाँ हो। मास मतलब अ बॉडी ऑफ मास एम। ठीक है। तो ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी अट्रैक्ट करेगी। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, यानी कि उन चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट में होते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास में कोई भी एक रोड है। ठीक है। और हमने क्या किया है, इस रोड को, जिसमें क्या है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है। तो क्या किया हमने, इस रोड को एक चार्ज बॉडी के पास, मतलब चार्ज बॉडी को इसके पास लेके गए। अब ये जो बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज है, और रोड का ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और जो
सिमिलर चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो यहीं पे दिखाया गया है कि जब हम एक अपोजिट चार्ज वाली बॉडी को रोड के पास लेके गए हैं तो वो क्या करने लगी, उससे अट्रैक्ट करने लगी। और यहाँ पे अट्रैक्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स दिखाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं टेंशन फोर्स की, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। तो ये टेंशन फोर्स क्या होती है, टेंशन कहाँ होती है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स जो होती है वो कहाँ देखने में मिलती है, बात करते हैं। जहाँ पे भी आपका स्ट्रिंग होगा, जहाँ पे भी आपकी कोई रोड होगी या फिर चेन वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पे एक फोर्स हमेशा प्रेजेंट होगी विच इज़ टेंशन फोर्स। यानी कि जिधर खिंचाव हो रहा है ना किसी भी तरीके का, खींच रही है कोई चीज़ एक दूसरे को, उधर क्या है, आपकी टेंशन है, उस जगह पे क्या हो गया, टेंशन क्रिएट हो गया। और वहाँ पे आपकी क्या लगेगी, टेंशन फोर्स लगेगी। अच्छा, ये जो टेंशन फोर्स होती है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ऐसे समझ नहीं आता, चलो एक डायग्राम बनाते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक कोई भी सरफेस है, जिस सरफेस से हमने इसको अटैच किया हुआ है, किसको, एक मास m को अटैच किया हुआ है, ठीक है, थ्रू अ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है। अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मैंने क्या कहा, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ लो, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा अपना, ठीक है, यहाँ से ये स्ट्रिंग अटैच है और यहाँ से ये स्ट्रिंग अटैच है। तो जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे कहती हूँ तो टेंशन की डायरेक्शन होगी ये, ऑलराइट। और अगर मैं इस पॉइंट पे कहती हूँ तो टेंशन की डायरेक्शन होगी ये। अच्छा, अब एक और चीज़ समझते हैं, इसके ऊपर फोर्स कौन कौन सी लग रही है, मतलब कि ये जो मास m है, इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, वेट भी तो लग रहा होगा नीचे की तरफ, यानी कि वेट mg। जितना इसका मास होगा स्मॉल m, और जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी, g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसको बोल देते 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जितनी भी इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू, ठीक है। अब ज़रा एक और बात देखते हैं इस चीज को। सपोज यही सेम है, ठीक है, यही आपका मास m है। अब मास m की जगह मैंने ले लिया मास m1, और यही नीचे की तरफ आपका क्या है, एक और मास मैंने लटका दिया, मास m2। अब ये वॉल है सपोज, ठीक है, इस वॉल से थ्रू स्ट्रिंग ये एक मास m लटक रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे स्ट्रिंग से स्ट्रिंग चेंज हो चुका है, एक मास m2 लटक रहा है। तो अब क्या होगा, आपका स्ट्रिंग चेंज हो गया, दो स्ट्रिंग है। तो इस बारी जब टेंशन होगी इधर की तरफ, टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, तो टेंशन की डायरेक्शन ये होगी, ये हो गई आपकी T1। यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ टेंशन की डायरेक्शन हो गई T1 नीचे की तरफ। मतलब जिस जगह से वो अटैच हो रखा है ना, उस जगह पे खिंचाव होता है, तो उस जगह पे आपकी टेंशन फोर्स लग रही है, ठीक है। अब बात करते जरा नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इससे अवे अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लग रही होगी जिसको हमने बोल दिया T2। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो टेंशन की डायरेक्शन हो गई ये T2, ठीक है। अब ये जो मास m2 है इसके ऊपर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी जिसे हम कह देंगे m2g, करेक्ट। तो अब मैं यहाँ से क्या बताना चाह रही हूँ कि स्ट्रिंग चेंज हो गया तो टेंशन भी चेंज हो गया। सो एक पॉइंट जो याद रखने वाला है वो क्या है, स्ट्रिंग चेंज इज इक्वल टू टेंशन चेंज। स्ट्रिंग चेंज होते ही क्या होगा, टेंशन भी चेंज हो जाएगा। टेंशन रिमेन सेम अंटिल स्ट्रिंग रिमेन सेम। और ये जो स्ट्रिंग हम यहाँ पे लेंगे वो कैसा होगा, मासलेस स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका स्ट्रिंग चेंज हो गया आपका टेंशन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि अब जो फोर्स लग रही होगी दूसरे स्ट्रिंग में, वो दूसरी फोर्स लग रही होगी, ठीक है। स्ट्रिंग चेंज हो गया, टेंशन भी चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को समझते हैं। सपोज यहाँ पे आपका एक वॉल है और इस वॉल पे इधर कहीं पे ये मास m1 है, दिस इज मास m1, और इससे इधर इस जगह पे यहाँ मास m2 है, और इससे यूं इस जगह पे ये फिर से फिक्स हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग आप देख पा रहे हैं, तीन स्ट्रिंग है, मतलब
तीन बारी स्ट्रिंग चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं टेंशन फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे बताती हूँ तो वो क्या क्या होगी ज़रा देखिए। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट M1 के लिए देखते हैं हम। M1 के लिए देखोगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा इस पॉइंट पे, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन विल बी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ मैं मान लेती हूँ टेंशन सपोज T। ओके। अब ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ पे भी टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट T होगी। बात करते हैं इस वाले स्ट्रिंग की। अब ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो टेंशन की डायरेक्शन इधर, टेंशन चेंज, टेंशन को हमने मान लिया T1। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया आपका T1। बात करते हैं इधर नेक्स्ट स्ट्रिंग की। ये स्ट्रिंग चेंज हो गया तो टेंशन भी चेंज होएगा। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यानी कि टेंशन चेंज हो रहा है तो स्ट्रिंग भी चेंज होएगा। और मासलेस स्ट्रिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं तो टेंशन तब तक सेम रहेगी जब तक कि स्ट्रिंग सेम रहेगी। तो ये थी आपकी कुछ फोर्सेस जो इस चैप्टर में आगे यूज़ होने वाली है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली है वो है आपकी टेंशन फोर्स, बहुत टेंशन देगी, टेंशन नहीं देगी। ओके। और दूसरी यूज़ होने वाली है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। पूरा पूरा पढ़ोगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में तो खुल के अच्छे से बढ़िया। न्यूमेरिकल्स में यूज़ होएगी आपकी टेंशन फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जब कहीं पर रखा है तो उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, और उन फोर्सेस में सबसे पहले हाथ उठा के आती है नॉर्मल रिएक्शन, बोलती है मैं तो सबसे पहले लगूंगी। ठीक है। फिर स्प्रिंग फोर्स तो खैर स्प्रिंग में ही यूज़ होगी, और ये दोनों फोर्सेस, यानी ये दोनों फोर्सेस ये तो आप 12th ग्रेड में ही पढ़ने वाले हो। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो टेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिर दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अब देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, थोड़ा बेसिक था जो मुझे लगा कि बताना चाहिए। इसके बाद में ही हम स्टार्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम एंड लॉज ऑफ मोशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और चूंकि लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो फर्स्ट लॉ मोशन जो होता है वो इनर्शिया के बारे में बताता है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और किस किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।